हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी ये लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, और आज हमने इसको डिस्कस करना है। इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद इस लास्ट जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट। जीन थेरेपी किसे कहते हैं? जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंसान के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। कोई जीन जो है उसको रिमूव करना, किसी जीन को इंसर्ट करना, कोई जीन जो है वहाँ पर लगाना, या फिर किसी जीन को वहाँ से हटाना। तो ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हम जिस टेक्निक के थ्रू करते हैं वो टेक्निक जीन थेरेपी कहलाती है। तो जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसमें इंसर्शन हम कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें जीन को इंसर्ट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर उसमें हम रिमूवल कर सकते हैं, जीन को रिमूव कर सकते हैं, या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर उस पेशेंट के अंदर। अब देखें, अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई जीन अगर किसी के अंदर म्यूटेशन हो रही है और म्यूटेशन की वजह से उस इंसान के अंदर कोई चेंज आ रहा है, उस इंसान के अंदर कोई डिजीज़ हो रही है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया आपके पास आपने पढ़ा। जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, और उस डिफेक्टिव प्रोटीन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस इंसान को। तो इसलिए हमें उस जीन को वहाँ से हटाना है, या तो हम कोई फंक्शनल जीन उसी जगह पे दूसरी जीन इंसर्ट कर दें, या फिर उसी जीन को हम सिर्फ रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास जो जो टेक्निक होगी ये टेक्निक जीन थेरेपी कहलाती है। इसमें हम पेशेंट के सेल से जो है जीन को रिमूव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं जीन को, तो उसको डिजीज़ से हम इस तरीके से बचा सकते हैं। अब इस जीन थेरेपी के दो मेथड्स हो सकते हैं, इन विट्रो और इन वीवो। ये दोनों वर्ड आपके सुने हुए हैं। एक है इन वीवो। इन विवो का मतलब है कि हम जो भी कुछ टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं वो उसकी बॉडी के अंदर ही होगी। तो इन विवो के अंदर हम जो भी इंसर्शन करेंगे या रिमूवल करेंगे वो उसकी बॉडी के अंदर से ही करेंगे, यानी कि हम कोई चीज़ बॉडी के बाहर निकाल के उसके अंदर मॉडिफाई नहीं करेंगे। इन विट्रो के अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज़, कोई सेल जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद फिर से उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये टेक्निक आपके पास इन विट्रो कहलाती है। तो इन विट्रो के अंदर हम बाहर जो है वो आउटसाइड द बॉडी मॉडिफिकेशन करते हैं, जबकि इन वीवो के अंदर हम इनसाइड द बॉडी वो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है इन विट्रो जीन थेरेपी। इसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इसको देख लें। मॉडिफिकेशन इन सेल आउटसाइड द बॉडी, यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर हम मैनिपुलेशन जो भी करेंगे वो कहाँ करेंगे? आउटसाइड। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी करने वाले हैं सेल, चाहे हम जीन को इंसर्ट करें या जीन को रिमूव करें या फिर हम जीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करें, ये सारी चीज़ें जो है ये हम बॉडी के बाहर करेंगे। पेशेंट की बॉडी के बाहर होगा ये सब कुछ। और सबसे पहले इसमें क्या होगा? ट्रांसप्लांटेशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद उसको फिर से इंसर्ट कर देंगे उस चीज़ को। तो चाहे वो सेल्स हों, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आइसोलेट करेंगे हम सेल्स को, उसके अंदर से बोन मैरो या ब्लड के सेल्स को हम आइसोलेट करेंगे, बॉडी से बाहर उन सेल्स को निकालेंगे। क्योंकि ये बोन मैरो और ब्लड के सेल ये निकालना और इनको वापसी जो है इंसर्ट करना ये ईजी होता है, तो इसलिए इनके सेल जो है वहाँ से रिमूव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं। उसके बाद जेनेटिकली उनको सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यूजिंग अ वायरल वेक्टर, हम कोई वायरल वेक्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी वायरस का, ऐसे वायरस का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें अगर कोई जीन इंसर्ट करना है तो उस वायरस के अंदर हम वो जीन लगा देंगे, उसके बाद वो वायरस उसी सेल के अंदर चला जाएगा। तो जब वो वायरस उस सेल के अंदर जाएगा तो हमारा दिया हुआ जो जीन था वो भी उसी सेल के अंदर चला जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो है वो एक, या कोई भी हम डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमें जीन गन का हमने देखा कि जीन गन के अंदर हम सेल के अंदर डायरेक्टली इंटर करते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली जीन को डालते हैं। तो जीन को सिर्फ हमें क्या करना है? ट्रांसप्लांट करना है उस सेल के अंदर, मॉडिफाई करना है या फिर वहाँ से रिमूव करना है। तो ये जब हम उस सेल के साथ वो काम कर लेंगे तो उसके बाद एक्सपेंड द मॉडिफाइड सेल्स, हम जो जो सेल हमने मॉडिफाई किया है अब उन सेल्स को हमें ज़्यादा करना है, उनको एक्सपेंड करना है, उनके नंबर को बढ़ाना है। तो उसके नंबर को बढ़ाया जाता है। मॉडिफाइड सेल आर एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं थेरेपेटिक जीन्स के, यानी कि
हमने जो सेल, जिस सेल के अंदर हमने हमारा जीन इंसर्ट कर दिया है, अब उस सेल के नंबर को बढ़ाया जाएगा, उस सेल से ज़्यादा वैसे ही सेल्स बनाए जाएंगे ताकि हम जो है उसके बाद वो सेल्स, उन सेल्स को इंटर कर पाएँ। तो ट्रांसप्लांट मॉडिफाइड सेल्स, अब हम उन मॉडिफाइड सेल्स को उस बॉडी के अंदर डालेंगे, तो ये ट्रांसप्लांटेशन होगी। यहाँ पर हम उन सेल्स को ट्रांसप्लांट करेंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वो जो जीन है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले आइसोलेट किया सेल्स को, और उसके बाद उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, और उसके बाद उनको डिवाइड करके ज़्यादा सेल्स बना के उनको फिर से बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया। तो ये मेथड इन विट्रो जीन थेरेपी कहलाता है। उसके बाद आता है इन वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो का मतलब है ये हम बॉडी के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ थेरेपेटिक जीन, यानी कि जो जीन हम डालना चाह रहे हैं, जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो जीन हम डायरेक्टली पेशेंट के सेल्स के अंदर डाल देंगे विद इन द बॉडी। उसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद सेल्स के अंदर हम डायरेक्ट डिलीवरी कर देंगे उस सेल की, उस जीन की। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें क्या होगा कि डिलीवर थेरेपेटिक जीन, हम जीन जो है उसको डिलीवर करेंगे डायरेक्टली यूजिंग वायरल वेक्टर आर अदर सिस्टम। कोई भी हम डिलीवरी सिस्टम जो है वो यूज़ करके उसकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली हम सेल को दाखिल कर देंगे। अगर कोई किसी ब्रेन के अंदर म्यूटेशन हुई है तो हम ब्रेन के सेल्स कुछ लेंगे और उनके अंदर डालकर डायरेक्टली उनके अंदर हम डायरेक्टली जीन को इंसर्ट करेंगे ताकि वो डायरेक्टली उनके सेल के अंदर चला जाएगा। तो वो जीन किसी भी सिस्टम से हम किसी वायरल सिस्टम से या फिर किसी और सिस्टम से हम डिलीवर करेंगे वो जीन। तो जब जीन डिलीवर हो जाएगा तो वो वहाँ पर जाकर एक्सप्रेस होगा। जीन इज़ एक्सप्रेस्ड विद इन द पेशेंट बॉडी, और जीन वहाँ पर एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन बनेगी, और जब वो प्रोटीन बन जाएगी तो डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाएगी। तो प्रोटीन प्रोडक्शन लीड टू डिजीज़ ट्रीटमेंट डिजीज़। तो प्रोटीन जब बन जाएगी तो इसका मतलब है वहाँ पर वो प्रोटीन बन जाएगी और वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगी उस डिज़ीज़ की, यानी कि वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट, हमने क्या किया, डिलीवर कर दिया डायरेक्ट उस जीन को उसकी बॉडी के अंदर। तो ये इन वीवो जीन थेरेपी कहलाता है। तो ये दो मेथड हैं जीन थेरेपी के। अब हम यहाँ पर देखते हैं जीन थेरेपी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, और जीन थेरेपी डिटेक्शन के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर किस तरह से यूज़ की जाती है, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो जीन थेरेपी has shown great promise in detection and treatment of various genetic disease। बहुत सारी डिजीज़ इसके अंदर जो है ट्रीट की गई हैं इस जीन थेरेपी की टेक्निक को यूज़ करके। यहाँ पर कुछ डिजीज़ की बात हो रही है कि इन डिजीज़ को यहाँ पर जीन थेरेपी की हेल्प से ट्रीट किया गया है। तो इनको देखते हैं। सबसे पहली डिजीज़ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि ब्लड को अफेक्ट करती है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये जीन्स की वजह से हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम जीन थेरेपी की बात करें तो जो भी डिसऑर्डर्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो जीन से रिलेटेड होंगे। तो हम यहाँ पर जीन को ही इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जीन को या रिप्लेस करेंगे या रिमूव करेंगे वहाँ से, ताकि वो डिज़ीज़ ट्रीट हो पाए। तो हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट प्रॉपरली, यानी कि जो कोगुलेशन सिस्टम है, यानी कि क्लॉटिंग का सिस्टम है हमारा, वो अफेक्ट हो जाता है इस डिज़ीज़ के अंदर। इसमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता सही से। तो इसके अंदर कुछ ऐसे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, या तो वो मिसिंग होंगे, या तो हमारे पास जो प्लेटिलेट्स हैं वो प्लेटिलेट्स ब्लड के अंदर ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे मिकदार में, तो इसीलिए वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। तो जीन थेरेपी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। इन वीवो जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ फंक्शन। इसमें हम इन वीवो जो है जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे, और फंक्शनल कॉपी जो है उस जीन की, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाली जो जीन है उस जीन की हम एक कॉपी उसको डिलीवर करेंगे लिवर के सेल के अंदर यूजिंग अ वायरल वेक्टर, एक वायरल वेक्टर को यूज़ करके। यानी कि हम एक वायरस लेंगे, उसके अंदर हमारी दी हुई जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद उसको हम लिवर के सेल्स के साथ जो है अंदर भेज देंगे। तो वहाँ पर जाएगा, लिवर के सेल के अंदर वो वायरस जाएगा, और जब वहाँ पर जाएगा तो वो जीन जो है वो वहाँ पर अब पहुँच चुकी है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर एक्सप्रेशन होगी उस जीन की। तो इसका गोल क्या है कि टू रिप्लेस दैट डिफेक्टिव जीन, जो जीन डिफेक्टिव है, यानी कि जो प्रॉपरली प्लेटिलेट्स को नहीं बना पा रहा है या क्लॉटिंग फैक्टर्स को नहीं बना पा रहा है, उस जीन को, उस डिफेक्टिव जीन्स को वहाँ से हटाना, और विद अ फंक्शनल जीन,
और उसकी जगह पर कोई फंक्शनल जीन हम वहाँ पर लगा देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे जीन को। तो ये हमने जो वायरल वेक्टर की हेल्प से जो जीन वहाँ पर डाला है, तो वो अब जाके वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देगा, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर, और उसकी वजह से नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे, और उसकी वजह से फिर से हमारे पास जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से उसके बाद दूसरी हमारे पास डिजीज़ है एडिनोल्यूको डिस्ट्रॉफी। ये एडिनोल्यूको डिस्ट्रॉफी ALD डिजीज़ कहलाती है, और ये जेनेटिक डिजीज़ है, और ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, माइलिन शीथ की। आपने पढ़ा है न्यूरॉन के ऊपर जो है, न्यूरॉन के एक्सॉन रीजन पर कुछ सेल्स लगे होते हैं, उन सेल्स को आप कहते हैं, उसको हम श्वान सेल्स कहते हैं, और वो श्वान सेल्स एक तरह का मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो अब ये माइलिन शीथ जो है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि ये अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ये माइलिन शीथ सही से प्रोड्यूस हो पाएगी। और जीन थेरेपी फॉर ALD इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ फंक्शनल कॉपी ऑफ ABCD1 जीन। यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा है, वो ABCD1 जीन है। ये ABCD1 जीन ये क्या करता है, ये एक्चुअली हमारे माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को जो है बनवाता है, तो उनको स्टिमुलेट करेगा। इस तरह से ये ABCD जीन हम उसकी एक कॉपी जो है वो ब्रेन सेल्स के अंदर एक वायरल वेक्टर के थ्रू भेज देंगे। तो ब्रेन के अंदर ये जब पहुंच जाएगी तो वहाँ पर जाकर वो डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देगी, वहाँ पर डिफेक्टिव जीन को हटा देगी, और फंक्शनल जीन वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद वहाँ पर प्रोडक्शन होगी नॉर्मल ABCD प्रोटीन की, और ABCD प्रोटीन जो है वो हमारे पास नर्व सेल की डिस्ट्रक्शन को रोकेगा, और उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। यानी कि ABCD प्रोटीन बनवाने के लिए हमने इस जीन को इंसर्ट किया है जो कि है ABCD1 जीन, और ये जीन जो है हमने रिप्लेस कर दिया है डिफेक्टिव जीन से। तो डिफेक्टिव जीन वहाँ से हट गया और हमारे पास एक प्रॉपर जीन वहाँ पर पहुँच गया है। तो ये जीन थेरेपी की हेल्प से हो पाया। अब यहाँ पर एक मेन डिजीज़ की बात हो रही है, और वो मेन डिजीज़ जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस कहलाती है। ये सिस्टिक फिब्रोसिस ये आपने पहले भी पीछे देखा था, इसको CF डिजीज़ कहते हैं। और ये सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ एक्चुअली ये म्यूकस की जो है, म्यूकस का डिसऑर्डर है, जिसमें म्यूकस वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और डिफरेंट जगह पर जैसे लंग्स, पेंक्रियाज और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ये म्यूकस की लेयर जो है ये सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, ये भी जेनेटिक डिजीज़ है, और ये म्यूटेशन की वजह से होती है, जो किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है CFTR जीन। इसको हम कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटर। तो ये थोड़ा बड़ा नाम है जो आगे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जीन जो है ये आपके पास यहाँ पर क्या होगी, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। इसकी वजह से म्यूकस जो है वो बहुत थिक बनता है। अब थिक म्यूकस क्यों बनता है इसको हम आगे देखते हैं। और थिक म्यूकस बनने की वजह से हमारे लंग्स और जो भी जहाँ पर म्यूकस की मेम्ब्रेन है, जिन भी जगह पर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पर है और बाकी के सिस्टम पर जहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो वहाँ पर वो सिस्टम जो है वो थिक म्यूकस होने की वजह से इफ़ेक्ट होंगे। तो अब इसके लिए हम जीन थेरेपी करते हैं, और किस तरह से उसको हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम इसके थोड़े से मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जीन थेरेपी को जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये जो आपके पास जीन है जिसका नाम है CTRF जीन, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है CF ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन सिस्टम रेगुलेटर। ये इसका नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। तो ये CFTR इसे शॉर्ट में कहते हैं, और ये एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन चैनल के तौर पे काम करती है। सेल की मेम्ब्रेन पर जो है ये प्रोटीन का एक चैनल बनाती है, और वो चैनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट आयंस की मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि एपिथेलियल जो सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट जगह पर वो सेल्स मौजूद होंगे, और इंटरनल हमारे अंदर के जो अंदर की लाइनिंग है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग है, उन पर ये सेल्स होंगे। उन सेल्स के अंदर ये प्रोटीन जो है ये एक चैनल बनाती है,
और उस चैनल से क्या होगा कि आयन की ट्रांसपोर्ट होगी। कौन से आयन्स की? क्लोराइड आयन, और जो कि हेल्प करते हैं कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं? क्योंकि क्लोराइड आयन जो है ये सही से अगर इनकी मूवमेंट होगी तो आपके पास जो वाटर पोटेंशियल है वो बरकरार रहेगा और वाटर जो है वो सेल्स के अंदर प्रॉपर मूवमेंट करेगा। तो अगर वाटर सेल्स के अंदर प्रॉपर मूवमेंट करेगा विच इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस थिन फ्रीली मूविंग म्यूकस। तो ये वाटर की मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से हो रही है? क्लोराइड आयन की वजह से। और अगर वाटर मूव करेगा तो फिर आपके पास जो म्यूकस बनेगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा थिक नहीं होगा, थिन म्यूकस होगा, और प्रॉपर जो है उनकी डेंसिटी भी प्रॉपर होगी और वो फ्रीली फ्लोइंग म्यूकस होगा। तो ये ऐसा म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए लाजिम है कि ये प्रोटीन आपके पास मौजूद हो जो कि चैनल के तौर पे काम करे और उसके लिए वो क्लोराइड आयंस को सही से मूव करे, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर प्रॉपर मूव होगा और म्यूकस जो है वो प्रॉपर बनेगा। तो म्यूकस इज स्लिपरी सब्सटेंस। म्यूकस क्या है? ये स्लिपरी सब्सटेंस है जो कि लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग। हमारी लाइनिंग जो है, इंटरनल लाइनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम की या डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग जो है उनके अंदर ये मौजूद होता है और ये लुब्रिकेट करता है। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर म्यूकस के बारे में। तो ये लुब्रिकेट करता है, यानी कि वहाँ पर ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करता है ये म्यूकस। तो ये एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी के ऑर्गन टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो CFTR प्रोटीन है ये आपके पास फंक्शन करती है एज अ चैनल, और साथ में ये किसी दूसरे चैनल्स को भी रेगुलेट करती है, यानी कि ये खुद जो है वो क्लोराइड आयंस यानी कि नेगेटिव आयंस को मूव करती है और ख़ुद जो है बाकी के कुछ चैनल्स को भी ये रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज जो सोडियम आयंस हैं वो भी मूव कर पाते हैं और इस तरह से ओवरऑल आपका जो वाटर की मूवमेंट है वो सही से हो पाती है। दिस चैनल्स नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ये चैनल बहुत नेसेसरी हैं हमारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए, लंग्स की, पेनक्रियाज की और डिफरेंट जगह की। तो ये मूवमेंट जो है वो आपके लिए आयंस की मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो सही से बनेगा। तो अब बात पूरी म्यूकस पे आ गई है। अब यहाँ पर म्यूकस आपके पास सही क्यों नहीं बन रहा है? म्यूकस इसलिए सही नहीं बन रहा है क्योंकि आपके पास ये जो जीन है CTFR जीन, ये सही से फंक्शन नहीं कर रही है। इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है आपके पास, ये प्रोटीन नहीं बन पा रही है, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो आयन की सही से मूवमेंट नहीं होगी। तो अब यहाँ पर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के अंदर क्या होगा कि डिलीवरी ऑफ फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन। तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शनल कॉपी होगी CFTR जीन की, और ये जीन आप इंसर्ट करेंगे वायरल वेक्टर के थ्रू उसके अंदर, इंसान के अंदर। तो जब ये इंसर्ट करेंगे तो अब इसका गोल क्या होगा कि ये रिप्लेस कर देगा डिफेक्टिव जीन को, जो जीन सही से प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसको ये रिप्लेस कर देगा विद फंक्शनल वन, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल CFTR प्रोटीन। तो वहाँ पर अब नॉर्मल CFTR प्रोटीन बनेगी और आपके पास लंग फंक्शन और बाकी के फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो यहाँ पर जीन थेरेपी सिर्फ क्या कर रही है? डिलीवरी कर रही है फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन को, जिसकी वजह से लंग सेल और बाकी के सेल्स जो है वो डिजीज़ से बच पाएंगे और म्यूकस जो है वो आपके पास उसकी डेंसिटी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपके पास मौजूद है। अब हम आते हैं छोटे से टॉपिक पे जो है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग, जैसे आपने कैरियर काउंसलिंग देखा है वैसे ही जेनेटिक काउंसलिंग है। कैरियर काउंसलिंग के अंदर जो काउंसलर होता है वो आपके कैरियर के बारे में बात करता है, आपको कैरियर के बारे में गाइडेंस देता है, जबकि जेनेटिक गाइडेंस जो है वो आपको जेनेटिक काउंसलर देंगे। अब यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या है? ये एक क्रूशियल प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ को जेनेटिक रिस्क को मैनेज करने में गाइड करता है, यानी कि वो आपको आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देगा, आपके बारे में डिफरेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और आपकी जो हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है और आपकी पूरी जो इनहेरिटेंस का पैटर्न वो किस तरह से आ रहा है और उसके अंदर कौन से जेनेटिक रिस्क हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझाएगा, आपको जो है उसके लिए वो आपको गाइड करेगा। इट इन्वॉल्व असेसिंग फैमिली हिस्ट्री। इसके अंदर फैमिली की हिस्ट्री देखी जाती है, साथ में परफॉर्मिंग जेनेटिक टेस्टिंग। इसके अंदर अगर टेस्टिंग इन्वॉल्व है तो टेस्टिंग भी करते हैं और डिफरेंट रिस्क जो जेनेटिक रिस्क हैं उसके लिए आपको टेस्ट करेंगे और डिफरेंट कौन सी म्यूटेशन आपके अंदर आ सकती है, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके अंदर आ सकते हैं, वो उसके लिए आपको गाइड करेंगे। पोटेंशियल जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए और म्यूटेशंस के लिए आपको वो गाइड करेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड एजुकेशन, सपोर्ट एंड हेल्प टू इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इसकी वजह से जेनेटिक काउंसलिंग की वजह से
इंडिविजुअल्स को सपोर्ट मिलता है और उसकी जेनेटिक एजुकेशन मिलती है, साथ में हेल्प जो है वो प्रोवाइड होती है डिफरेंट, और फैमिली प्लानिंग इसके अंदर कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस जो है वो आपको देंगे। इट आल्सो प्रोड्यूस एड्रेस इथिकल कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर क्या जो है वो अखलाकी है, कानूनी है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। और जेनेटिक काउंसलिंग एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, इससे आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे और प्रॉपर जो है वो जेनेटिक हेल्थ आपकी रहेगी, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उसके चांसेस आपके लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें, आप उनके जो इन्फॉर्म डिसीजंस हैं, आपको आप अपनी जेनेटिक्स की नॉलेज आपको होगी। उसके बाद आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है आप जो है टेस्टिंग करेंगे अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो है वो आप टेस्ट करवाएंगे, इसको कहते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। अब ये एक मेडिकल प्रोसीजर है और इसमें एनालाइजिंग होगी इंडिविजुअल के डीएनए की और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए या फिर म्यूटेशंस के लिए, यानी कि एक इंडिविजुअल्स के कंप्लीट डीएनए को आप एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन से पोटेंशियल कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पोटेंशियल डिसऑर्डर्स हैं जो उसको हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर कौन सी म्यूटेशंस उस इंसान को हो सकती हैं, उसका आप डीएनए देखकर आप उसको बताएंगे। तो ये कहलाता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। इट सर्व्स एज अ वेरियस प्रोसेस सच एज अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। इसके अंदर आप डिजीज़ होने से पहले उसकी डिटेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही उसको, आपको जो है वो डिसऑर्डर्स, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहले से ही देख सकते हैं, या म्यूटेशंस आपके अंदर वो पहले से ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद आपको दिखेंगी। कैरियर स्क्रीनिंग इसके अंदर कर सकते हैं। कैरियर स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपके जीन्स को स्टडी की जाएगी कि किस तरह से आपकी इनहेरिटेंस आ रही है, कौन से पेयर्स ऑफ जीन्स आपके पास आ रहे हैं और उसकी वजह से आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर नहीं। प्रीनेटल स्क्रीनिंग, इसके अंदर आप जो है फीटस की चेकिंग करवाते हैं, फीटस के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग, आप कैंसर के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है स्क्रीन करवा सकते हैं, उसको उसको चेकअप करवा सकते हैं। या फिर आपको फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब है कि आप जो है अगर कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं, तो अब वो मेडिसिन जो है आपका जीनोम जो है वो उस पर, उस मेडिसिन को के रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, यानी कि आपके जो जीन्स हैं वो किसी मेडिसिन पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये आपको जीनोमिक्स बताता है। फार्माकोजीनोमिक्स, तो इट इनेबल डिटेक्शन ऑफ टाइमली इंटरवेंशन एंड बेटर डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसको आप टाइम से पहले आप डिजीज़ से बच सकते हैं और डिजीज़ के लिए बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है कैरियर स्क्रीनिंग जो है वो आपको हेल्प करती है फैमिली प्लानिंग के अंदर, क्योंकि इनहेरिटेंस को उसके अंदर आप देखते हैं, स्क्रीन करते हैं। प्रीनेटल स्क्रीनिंग जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है, यानी कि आप अपने जो फीटस है, अपना बच्चा है, उसके लिए प्रॉपर डिसीजंस ले पाते हैं। कैरियर स्क्रीनिंग आइडेंटिफाई रिस्क, हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व इन द अर्ली डिटेक्शन। तो जो कैंसर स्क्रीनिंग है वो आपके हेल्थ रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई करके बताता है। और जो फार्माजीनोमिक्स है उसके अंदर आप अपने लिए मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेटर है वो आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये इन चीज़ों के अंदर ये आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है ये हेल्प करती है। अब यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक को देखते हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो वीडियो लंबी हो गई है, अब इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के कौन से इम्पोर्टेंस है, कौन सा स्कोप है, वो आपको यहाँ पर, आपने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी तो आपको पता है। ये ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करती है, यानी कि डिजीज़ के लिए, हंगर के लिए, यानी कि फूड की प्रोडक्शन हम इससे कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें फ़ायदा देती हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि नई ट्रीटमेंट को हम डेवलप कर सकते हैं। साथ में हम क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा देगी, और साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं। एथिकल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जीन की जो टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है या फिर जीन की ट्रांसफ़र है, उसके क्या एथिकल यूजेस हैं, सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लिए आपके पास इसके अंदर नुकसानकार हैं। तो जीन की ट्रांसफ़र करने के अंदर, जीन की थेरेपी करने के अंदर कौन सी चीज़ें नुकसानकार हैं और कौन सी फ़ायदेमंद है, उसको यहाँ पर थोड़ा देखते हैं।
द यूज़ ऑफ जीन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमंस कैरी सिग्निफिकेंट एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस। इसके अंदर सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, यानी कि आप अखलाक और कानून के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि जीन की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हेल्थ रिस्क होंगे, जैसे कि जीन थेरेपी इंक्लूड इम्यून रिएक्शंस। जीन थेरेपी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। आपके जो जीन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपके सिस्टम के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। या फिर ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स ऑफ जीन, यानी कि जो जीन आपने इंसर्ट किया है उसकी वजह से कहीं आपके जेनेटिक मटेरियल किसी और जगह पर कोई मतलब कि बिना टारगेट पर, जहाँ पर आपने जो चीज़ आपके टारगेट में नहीं है वो चीज़ भी इफ़ेक्ट हो रही है। आपने जो है जीन एक इंसर्ट किया है, लेकिन आपके कहीं और पर रिएक्शंस आपके जेनेटिक मटेरियल में हो रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें अगर प्रोड्यूस हो जाएं तो उसके लिए आपके कैंसर और जेनेटिक डिजीज़ के रिस्क आपके पास मौजूद हैं। तो उसके अनइक्वल एक्सेस टू जेनेटिक थेरेपीज रिजल्ट टू कंसर्न अबाउट द सोशल अनइक्वलिटी। अब इसमें सोशल अनइक्वलिटी भी आती है, जैसे कि जो अमीर इंसान होंगे, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो तो इन थ्योरी इन थेरेपीज़ को करवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो इन थेरेपीज़, उनकी एक्सेस में ये थेरेपीज़ नहीं है और उनकी एक्सेस में ये सहूलत जो है ये मौजूद नहीं है। इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ता है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन और सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इससे बढ़ता है और मे स्ट्रगल टू अफोर्ड दीज ट्रीटमेंट्स। और जो गरीब होंगे वो इन ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ केयर डिस्पैरिटी होती है, यानी कि अनइक्वलिटी होती है हेल्थ केयर के अंदर। गरीब को जो है वो ज़्यादा हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और इसके अंदर जो है हम कुछ ऐसे ऐसे जीन्स जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से इंसान जो है उसके लिए कुछ अलग अलग वो चीज़ें कर सकता है। परफेक्ट ह्यूमंस जो है उसमें उसके अंदर बन सकते हैं, यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट जीन एक इंसान के अंदर डाल दिए। अब उस इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है और उसके अंदर वो बहुत पावरफुल वो इंसान बन जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर नए नए ट्रेड्स आ जाएंगे। और अब फिर से डिस्क्रिमिनेशन होगा किसके बीच में, कुछ ऐसे इंसान होंगे जिनके पास वो ट्रेड्स मौजूद होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास वो ट्रेड्स मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर देखें आपने जो है वो खूबसूरती बनाने के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो है वो अपने अंदर आपने अपने बच्चे के अंदर सपोज़ मिसाल के तौर पे उसके अंदर ट्रांसफार्म कर दिए। अब वो जीन उसके अंदर जाएंगे तो वो आपका बच्चा बहुत खूबसूरत बन जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर अब वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब देखें वो उसके लिए ट्रेड है, तो वो ट्रेड आपने डिज़ाइन किए हैं उसको देने के लिए, लेकिन जिसके पास वो ट्रेड नहीं है तो वो उनके साथ वो नाइंसाफ़ी होगी, यानी कि वो अब उन कैरेक्टर्स को, उन डिज़ायर्ड ट्रेड्स को वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास होगी और ये आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि सोशल अनइक्वलिटी लाती है। और इसमें सोशल अनइक्वलिटी और वायलेंसी जो है वायोलेशन जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ होगी और इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और साथ में इसके अंदर जो है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे अंदाजे में ही नहीं है। यानी कि जेनेटिक्स अब हम कितनी भी पढ़ लें लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, रैंडम एक्शंस उसके अंदर हो जाते हैं और डिफरेंट न्यू डिजीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं, इमरजेंसी हो सकती है, मतलब कि नए नए डिजीज़ वहाँ से इमर्ज हो सकते हैं, नए नए डिजीज़ वहाँ से बन सकते हैं। और आपके पास जो जीन्स हैं वो जीन किस तरह से कब कौन सा रिएक्शन कर लें उसके लिए भी हमें ज़्यादा प्रिपेयर रहना होगा और उनको एड्रेस करना होगा। तो ये जो इम्प्लीमेशन है ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी हैं। तो इस तरह से ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये पूरा जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। अब यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तो थैंक यू।